नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। क्या रामपुर के सियासी आसमान पर आजम खान का सूरज अस्त हो रहा है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक फैसले ने ये सवाल और इससे जुड़ी सुगबुगाहटें तेज कर दी हैं। बहुजन समाज पार्टी से आए नेता सुरेंद्र सिंह सागर को समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव बनाया गया है। सागर रामपुर से हैं और इसे आजम खान के गढ़ में एक नया नेतृत्व खड़ा करने के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत दलित चेहरे सुरेंद्र सागर पर दांव लगाया है। आजम खान जेल में है, पिछले काफी वक्त से जेल में है, लेकिन जेल से कुछ समय के लिए बाहर आते हैं और फिर उन्हें जेल जाना पड़ जाता है। तो वो जेल में है और कई जानकार इसे आजम युग के बाद की एक तैयारी के रूप में देख रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रामपुर की इस नई सोशल इंजीनियरिंग का असर क्या होगा, ये जानने समझने के लिए और इससे जुड़ी तमाम राजनीति को समझने के लिए हमारे साथ रामपुर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार तमकीन फयाज साहब। तमकीन साहब, पहला तो बड़ा बुनियादी सवाल है कि एक पूर्व बसपाई सुरेंद्र सागर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी रामपुर में दे रहे हैं, क्या माना जाए इसे? देखिए नीरज जी, ये बसपाई कोई नेता नहीं है, खाली ये कैडर के लोग हैं। मतलब इनकी राजनीति ही बसपा से शुरू हुई है और बहुत जबरदस्त इनकी अपनी पकड़ रही है। रामपुर में बसपा सरकार में दर्जा राज्य मंत्री रहे और इनका संगठन पे भी जिलाध्यक्ष कई बार रहे, तो बहुत जबरदस्त पकड़ रही है। तो ये अगर कहा जाए कि ये बिल्कुल रचे बसे बसपाई हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि कुछ इनके पारिवारिक मामला ये था कि इनके बेटे की शादी जो है वो एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी बिटिया से हुई और उसकी खबर से बहन जी इतनी क्रोधित हो गई। उस कार्यक्रम के जो फोटोज थे इनके साथ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के, कि उन्होंने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो उसके बाद भी काफी दिन इन्होंने इंतजार किया कि मैं शायद बहन जी माफ कर दें और एक बार फिर बसपा में चले जाएं, क्योंकि इनका मैंने जैसे बताया पूरी तरीके से जुड़ाव बसपा में रहा है और बसपा के लोगों में, दलित समाज में यहाँ के काफी अच्छी पकड़ रही है। लेकिन जब जाहिर बात है कि बसपा से कोई रिस्पांस नहीं हुआ और फिर आपने पिछले दिनों की गतिविधियां देखी होंगी, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, तो एक इनका भी रास्ता खुला और अब इन्होंने जैसे समाजवादी पार्टी में एक एंट्री की है और प्रदेश सचिव का पद इनको दिया गया है। तो रामपुर में जहां आप देखें पूरे प्रदेश भर में अगर दो जिले ऐसे हैं जहां पर जिलाध्यक्ष नहीं है, तो उनमें एक बेचारा रामपुर भी है जहां पर जिलाध्यक्ष है ही नहीं समाजवादी पार्टी का। हालांकि जो जिलाध्यक्ष की तरह काम कर रहे हैं, काम करते रहे हैं आजम खान साहब के सिफारिश पे या उनके करीबी, वो भी इन्हीं की बरादरी के जाति के हैं, अजय सागर साहब। अच्छा। लेकिन पिछले दिनों जैसे जिलाध्यक्षों को इन्होंने हटाया था, तो अभी ये क्लियर नहीं है कि वो अभी हैं या नहीं है। लेकिन एज ए राज्य की अगर आप सूची देखें तो उसमें रामपुर का नाम जो है वो ब्लैंक में आता है और यहाँ पर ये एक रामपुर में ये रहता है कि हाँ साहब ये अभी भी जिलाध्यक्ष हैं। तो ऐसी परिस्थितियां हैं यहाँ पर। इसमें जबकि समाजवादी पार्टी का खुद आजम खान साहब का एक कहना चाहिए। आपका कैमरा ऑफ हो गया है तमकीन साहब। आपका कैमरा ऑफ हो गया है, हमारे पास आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। जी 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 बिल्कुल। तो आजम खान साहब का करीबी कोई व्यक्ति जो कि अजय सागर, उसी बिरादरी, उसी जाति और उसी समाज का आदमी है, उसको दरकिनार करके एक बड़े पद पर जिस तरीके से सुरेंद्र सागर साहब को प्रदेश सचिव का पद दिया, तो ये अपने आप में चौंकाने वाला था और इससे चर्चाएं शुरू हुई कि क्या आजम खान साहब
के मशवरे से ये हुआ है या उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो लोकसभा सभा के चुनाव हुए हैं जी जी उसमें जी। भी जो मौलाना मुहिबुल्लाह साहब हैं, यहाँ के सांसद हैं रामपुर के, उनका टिकट जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने किया और फिर पार्टी के अंदर खुद आजम खान साहब के ग्रुप ने काफी उसका विरोध किया। हालांकि वो कामयाब हुए और यहाँ से मुंतखब हुए, जीत के गए, लेकिन उसके बाद भी मीडिया में आजम खान साहब को लेके कुछ ताने, कुछ तशने, कुछ ऐसे व्यंग उन्होंने कसे कि जो चर्चाओं में रहे। तो ये बात तो ठीक है कि आजम खान साहब जो हैं वो काफी उसको लेकर अपसेट भी रहे, और उन्होंने जब जमानत होके बाहर आए थे और अखिलेश जी को अपने घर पे बुलाया था, तो ऐसी तस्वीरें आई कि लखनऊ से जो मुहिबुल्लाह साहब हैं वो भी उनके जी। अखिलेश जी के साथ आ रहे हैं रामपुर। हम्म। लेकिन आजम खान साहब ने बड़ी सख्ती से मना किया कि नहीं, आप अखिलेश जी सिर्फ आप अकेले आएंगे। तो उनको बरेली एयरपोर्ट पे उतारा गया और वहां से अखिलेश जी अकेले आए। तो ये रामपुर में जिस तरीके से खींचतान समाजवादी पार्टी में चल रही है, तो उसको देखते हुए जरूर ये कहा जा सकता है कि अखिलेश जी जो हैं वो कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं और रामपुर के लिए उन्होंने कुछ नई रणनीति बनाई है। आपने सांसद की बात की ही, महबूबुल्लाह नदवी साहब की। वही सितंबर 2025 में जब बाहर आए थे जेल से आजम खान और अखिलेश उनसे मिलने आए थे, उसी दौरान आजम खान ने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे, बहुत सारी बातें कही थी। एक 4 लफ्ज का एक वाक्य मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था बात बहुत बिगड़ जाएगी। अब और क्या बिगड़ेगी? सांसद उनकी मर्जी का नहीं है, प्रदेश में प्रदेश सचिव उनकी मर्जी का नहीं है, बल्कि आपने जैसा बताया कि उनके जो एक अनौपचारिक तौर पर उनके आदमी थे उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो अब बात और कितनी बिगड़ेगी? ये तो सीधा ही संदेश हो गया। जी बिल्कुल, देखिए बिगड़ने वाली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी का जो यहाँ कार्यालय हुआ करता था, काफी भव्य कार्यालय, तो काफी बड़ा और शानदार, आजम खान ने उसको पूरा सुसज्जित करके रखा था यहाँ पे। लेकिन प्रदेश सरकार ने उसकी लीज जो है वो रद्द की और उसके बाद में वो उसका पोजीशन ले लिया गया। आज रामपुर जिला समाजवादी पार्टी के बिना ऑफिस वाला जिला, यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है। और खुद जो कार्यालय बना भी रखे हैं लोगों ने निजी घरों में, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम उसको, एक आवाम जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो ये जानते हों कि समाजवादी पार्टी का ऑफिस कहाँ है, किससे मिलना है। कोई इतने पिछले दिनों आपने देखा जैसे SIR का एक कार्यक्रम हुआ और समाजवादी पार्टी ने, खुद अखिलेश जी ने काफी सख्त निर्देश दिए थे अपने संगठन के लोगों को कि SIR में पूरी दिलचस्पी ली जाए और इसको काम को संगठन लगकर करे। लेकिन कहाँ करे जब कार्यालय ही नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है। अगर सांसद जी आते हैं तो उनका एक दिन का हवाई दौरा होता है या 2 दिन रुकते हैं, तो के दौरान कहीं कहीं प्रोग्राम लगे होते हैं, लेकिन संगठन नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से आजम खान साहब के टाइम में यहाँ पर उनकी पकड़ रहती थी, जिले के सारे लोग उनके पास आते थे, या अगर वो नहीं भी मौजूद होते थे तो कार्यालय में जो जिम्मेदार होते थे वो लोग उसको डील करते थे। अब ना कार्यालय है, ना कोई संगठन का जिम्मेदार है, और जिला अध्यक्ष साहब की तो मैंने आपको बताया कि समझ नहीं आता कि उनको वर्तमान कहा जाए या निवर्तमान कहा जाए। तो ये तमाम चीजें हैं। ऐसे में सुरेंद्र सागर साहब को जो बनाया है, तो अब यहाँ पर समझिए कि अंधेरे में चिराग हैं वो, और उनके आसपास सब लोग मंडराने लगे समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ बातचीत में एक ये कहा कि आजम खान की ज़रूरत तो सिर्फ रामपुर को नहीं पूरे प्रदेश को है, लेकिन साथ में एक बात ये भी कही कि देखिए छोटे मोटे त्याग तो करने पड़ते हैं। तो ये वो क्या वो आजम खान को त्याग करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि शायद, मुझे अगर मैं गलत नहीं हूं तो चुनाव लड़ने की बात की थी आजम खान जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने
हम्म नहीं, देखिए, अभी उनका जो कानूनी पहलू है उसमें चुनाव लड़ना तो आसान नहीं है, ना उनका ना अब्दुल्ला आजम साहब का। और जिस हम्म। तरीके से जैसे आपने बताया कि 23 सितंबर को हम्म 2025 को उनकी जमानत हुई थी, और जमानत के बाद वो जब रामपुर में आए, और यहाँ पर आपने जिस चीज का जिक्र किया कि बहुत ज्यादा इंटरव्यू हुए उनके अलग अलग तरीके से, तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए, और नतीजा ये हुआ कि 17 अक्टूबर को एक बार फिर उनको 7 साल की सजा हुई अदालत के जरिए, और फिर उनको दोबारा जेल जाना पड़ा। हालांकि उनके फैमिली में खुद डॉक्टर तजीन फातिमा जो हैं, उनकी 2024 मई में जमानत हुई थी। आज तक वो जेल से बाहर हैं। खुद अब्दुल्ला आजम साहब जो हैं, वो इनकी सितंबर में जमानत हुई, उनकी फरवरी में हुई, 5 महीने पहले, और वो 5 महीने तक यहाँ पर रहे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जो कि देखने को मिली कि ऐसी एक्टिविटी शुरू हुई थी उनकी, खुद आजम खान साहब की राजनीति में इतना जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट, और वो हुआ जेल से छूटने के साथ ही कि अखिलेश जी, या कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर हम्म वो क्या रणनीति करें, कैसे करें। और उनके, देखिए, आजम खान साहब का बयान किसी का मोहताज नहीं होता कि कौन सी पार्टी की गाइडलाइंस हैं या अखिलेश जी किस रणनीति पे चल रहे हैं। अब ये तो आप भी समझ रहे हैं, और हर कोई हम्म समझ रहा है कि ये समाजवादी पार्टी वो नहीं है जो मुलायम सिंह जी के समय में थी। ये हम्म नई समाजवादी पार्टी है, इसकी रणनीतियां नहीं है, इसके तरीकेकार नए हैं। यहाँ पर स्टेज पर पीडीए का नाम लिया जाता है, लेकिन लगातार शिकायतें ये होती हैं कि अल्पसंख्यकों को, विशेषकर मुस्लिमों को, स्टेज से दूर रखा जा रहा है। इन हम्म सब के बीच में आजम खान साहब का इतनी शिद्दत के साथ बयान बाजी करना और तमाम टीवी चैनल्स पे छाए रहना शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगा होगा। पार्टी में पार्टी कमान जो, हाई कमान जो है, उसे ये लगा होगा कि अगर ये इस तरीके से बाहर रहेंगे तो फिर शायद हमारी क्या जरूरत है। तो कुछ ऐसे हालात बने हैं कि जिसकी वजह से हम ये लगातार महसूस कर रहे हैं कि आजम खान जो हैं, हम्म उनको पार्टी से बाहर जितने मुश्किलें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा संघर्ष उनको अपने पार्टी से चुनौती मिल रही है, और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी। हम्म। तो आप तो चूंकि रामपुर की बिल्कुल गली कूची नब्ज को पहचानते हैं। बात आजम खान की या अखिलेश यादव की या सुरेंद्र सागर की तो अपनी जगह है, लेकिन एक अगर वो आजम खान का गढ़ कहा जाता था रामपुर एक ज़माने में, तो मतलब वहाँ पर एक वफादार वोटर था जो रामपुर के जो आजम खान के नाम पर वोट देता था, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा आजम खान के नाम पर। तो आपको लगता है कि वो एक बाहरी, मतलब बाहरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि बसपाई नेता को अपने नेतृत्व के तौर पर स्वीकार करेगा, या मतलब अपने नुमाइंदे के तौर पर स्वीकार करेगा? देखिए नीरज जी, पिछले चुनाव में जिस तरीके से यहाँ पे तमाम दीवारें ढा दी गई, तमाम हम्म जो ऑब्स्ट्रक्शन थे उनको गिरा दिया गया, और ना जातिगत आधार पर बंटवारा हुआ, और ना किसी ने आजम खां के समर्थकों की, खासकर इनके बेहद करीबी हैं यहाँ पे वीरेंद्र गोयल साहब, वो लगातार समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट यानी ये मुहिबुल्लाह साहब के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के लिए अपील करते रहे। लेकिन लोगों की जो उस वक्त में चुनाव था, उस चुनाव में जो यहाँ के मुद्दे थे और प्रायोरिटीज थी, वो दो ही तरफ बटे हुए थे वोटर्स, या तो मोदी जी का साथ देने वाले या उनके खिलाफ। तो हम्म एंटी मोदी वोट जो था उसने सिंबल को वोट दिया, समाजवादी पार्टी को वोट दिया। ना तो कोई मौलाना मोहिबुल्लाह साहब को कोई जानता था, उनसे कोई शनासाई थी, न यहाँ पे उनका कोई काम था। और उसके ऊपर ये देखिए कि जब उनका भी इख्तिलाफ हो, मतलब आजम खां के करीबी लोगों ने उनके खिलाफ इलेक्शन की अपील की हो, तो ऐसे में वो कोई वोटों में बंटवारा नहीं हुआ।
वो खुद तुर्क समाज से आते हैं, तुर्क बिरादरी के मौलाना मुहिबुल्लाह। ये बात भी चली कि क्या तुर्क बिरादरी के लोगों को पठान, यहाँ के रामपुर के, जो कि आजम खां के हमेशा से कोर वोटर रहे हैं और आज भी आजम खां के लिए जो है वो उनकी जबरदस्त फॉलोअरशिप है, लेकिन सब ने, पठानों ने, तुर्कों ने, अंसारियों ने, बाकी भी और जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स थे, यहाँ तक के यादव समाज के लोग, जो कि अक्सर इसमें देखा गया है कि समाजवादी पार्टी को रामपुर में वोट देने से बचते रहे हैं, उन्होंने भी वोट दिया और वो सीट निकाल दी। अखिलेश जी को मिल गई वो सीट। तो वो एक तजुर्बा है और एक मिसाल है कि ऐसा भी हो सकता है। तो क्या आजम खान के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा आज की स्थिति में, आपको ये नजर आता है? क्या आसिफ राजा फिर मैदान में उतर सकते हैं? ये देखिए, आजम खान साहब का कद जो है वो बहुत बड़ा है और यहाँ रामपुर में 10 बार के वो एमएलए रहे हैं, लोकसभा भी उन्होंने जीती और राज्यसभा में भी रहे। तो खुद उनकी वाइफ जो है वो भी यहाँ से रामपुर से शहर से विधायक रही हैं। तो ऐसे में जब तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियां थी, खुद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान साहब जो हैं वो 2 बार स्वार विधानसभा से एमएलए चुने गए। लेकिन इस वो जो उनकी कंडीशन राजनीतिक तौर पर है वो अलग है, लेकिन जो कानूनी पहलू हैं उनके, जिस तरीके से उनको लगभग पूरे परिवार को 200 के लगभग मुकदमे हैं उनको जो फेस करना है, और जिसमें लगातार एक में 10 साल की सजा हुई है, एक में 7 साल की हुई, दूसरे में 7 साल की सजा हुई। तो ये जो चीजें हैं उनसे उबर पाना और उस कानूनी जाल से बाहर निकल के इस कंडीशन में आ जाना कि वो चुनाव लड़ सकें, ये आसान नहीं होगा। और खुद उनके लिए भी, अब्दुल्ला आजम साहब के लिए भी, और शायद जो उनकी अहलिया हैं, उनकी बेगम साहब हैं, डॉक्टर तजीन फातिमा, वो अब राजनीति में दिलचस्पी उतनी नहीं है उनकी, और वो अपने को समझ रही हैं कि मैं राजनीति के मुकाबले में बाकी मामलात को यहाँ पर घर पे रह के जिम्मेदारियों को निभाऊं। तो जब आजम खान साहब के परिवार में और कोई बचता ही नहीं है, जो उनके बड़े बेटे हैं अदीब आजम खान, वो भी, उनकी भी कोई दिलचस्पी नहीं है सियासत में, तो वो बचते हैं सीधे तौर पे। उनकी जो वाइफ है, बहू हैं आजम खान साहब की, उनका भी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो अपनी बहू को लड़ाएं आजम खान। तो बचता कौन है खानदान में या घर परिवार में? तो कोई है नहीं। अब अगर वो अपने किसी वर्कर को या आसिम राजा साहब को या हो सकता है किसी और को वो आ, चुने, तो सवाल फिर वही खड़ा होगा कि क्या अखिलेश जी आजम खां के लिए एक सीट छोड़ेंगे रामपुर की, रामपुर नगर की, या अगर तो फिर किस तरीके से यहाँ पे उनके दबदबा बरकरार रहेगा? अवाम में उनकी बराबर पकड़ है आजम खां को। कोई उनके जो अपने वोटर्स हैं, उनके जो अपने समर्थक हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, उनका अपना एक कद है। लेकिन मुकदमे इतने हैं और जिस तरीके से उनके ऊपर कानूनी शिकंजे हैं, वो चुनाव लड़ना उनका आसान नहीं होगा। और सुरेंद्र सागर साहब जो है वो रामपुर शहर से चुनाव लड़ने के लिए उनका कोई इरादा नहीं है, और ना वो यहाँ शहर के कहना चाहिए मैदान में कोई उनकी ज्यादा दखल अंदाजी रही है राजनीतिक तौर पे। यहाँ की एक सीट है जो रिजर्व सीट है, शाहबाद विधानसभा, वहां पर वो चुनाव लड़े भी हैं और वहां उनकी अच्छी पकड़ है। और यहाँ तक के मैंने जो अभी बात कही थी उसको मैं दोहराऊं कि रामपुर में जो यादव समाज के लोग हैं वो शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में काफी बड़ी तादाद में है, और वो कहीं ना कहीं एक गुटबाजी होती है, आजम खान साहब से कुछ किन्हीं वजहों से दूरी बना के रखते हैं। और देखा यह गया, कई सीटें ऐसी लूज की समाजवादी पार्टी ने कि जो अगर यादव समाज ने डट के वोट दे दिया होता तो वो जीत सकते थे। लेकिन सुरेंद्र सागर का जो शख्सियत है, जो इनका पकड़ है, उसमें ऐसा महसूस होता है कि शायद वो यादव समाज के लोग भी उनको वोट देंगे और समर्थन करेंगे।
और खासकर एक यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा चक्रव्यूह बन रहा है कि यहाँ पे आजम खान साहब के जेल रहते, यहाँ कोई और उनकी के पीठ पीछे कोई ऐसा जिम्मेदार नहीं होने की वजह से यहाँ पर सीधे तौर पर जो है सुरेंद्र सागर को वॉक ओवर मिल रहा है, और उनसे लगातार देहात से लोग आके मिल रहे हैं। आप ये समझिए कि उनके घर पर अच्छा खासी भीड़ लगने लग गई है, और ये जो इंडिकेशन है ये आगे के लिए चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने तो विधानसभा में तो बीजेपी ने वहां पर वैसे ही तोड़ दिया, समाजवादी पार्टी और आजम खान का जो किला था ढहा दिया, जो आपने भी कहा। बल्कि पिछले चुनावों में हम पढ़ते थे बीजेपी का रामपुर मॉडल, बीजेपी का रामपुर मॉडल, जिस तरह से आजम खान के बेटे भी हार गए। तो ये अब आपने कहा कि सुरेंद्र सागर भले ही रामपुर शहर की बजाय वो शाहबाद सीट से लड़े या किसी और सीट से, तो ये एक उस इलाके में रामपुर सीट पर या रामपुर की तमाम विधानसभा सीटों पर ये कोई दलित यादव मुस्लिम का समीकरण बनता हुआ आप देख रहे हैं, जो पहले नहीं था, और अब अखिलेश यादव को वो सोशल इंजीनियरिंग नजर आ रही है वहां पर। देखिए, दलित यादव वोट आपने देखा होगा कि जिस तरीके से महागठबंधन बना था 2019 में, एक तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा का, लेकिन जब उसके नतीजे आए तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि यादव समाज की अगुवाई में दलित समाज का जाना आसान नहीं है। लोग, क्योंकि गांव देहात की राजनीति होती है, जमीनी राजनीति होती है, वहां प्रधानी होती है, वहां के जातिगत आधार होते हैं, और वहां पर जो संघर्ष होते हैं, छोटे छोटे संघर्ष होते हैं, वो जिस जातिगत बंटवारे को यहाँ पर रेखांकित किया जाता है, मतलब जमीनी स्तर पे, वहां पे यादवों का सीधे तौर पे जाटो समाज से मेल होना आसान नहीं है। ये प्रूफ हुआ था उस इलेक्शन में कि तमाम नेताओं के गठबंधन हो सकता है, लेकिन वोटर इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। तो उस चीज को देखते हुए जो है वो ये सोशल इंजीनियरिंग जिस चीज को आप कह रहे हैं वो आसान नहीं होगी अखिलेश जी के लिए। लेकिन रामपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर खासकर मैंने जो शाहबाद विधानसभा की बात की, वहां पर चूंकि रिजर्व सीट है और सुरेंद्र सागर जो हैं ये वहां पर एक अच्छी पकड़ भी रखते हैं, वहां मुस्लिम वोट, यादव वोट और दलित वोट ये यूनाइट हो सकता है। इसके अलावा रामपुर नगर में, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि आजम खां के जो वर्चस्व है या उनकी मकबूलियत है या उनका लोकप्रियता है, वो उनके वोटरों में कभी कम नहीं हुई है, आज भी उनकी बरकरार है। लेकिन कानूनी दावपेच में वो चुनाव लड़ने के लिए उसके लिए एलिजिबल होंगे, ये बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं लगता। और अब्दुल्ला आजम साहब, जैसे अभी आपने कहा कि वो चुनाव हारे थे, हारे नहीं है, वो दोनों बार चुनाव जीते हैं। हाँ, जो जीते विधायकी चली गई मुकदमे में। हाँ जी, माफी चाहता हूँ। चली गई, दोनों बार विधायकी चली गई, और उनके बाद में जो दूसरे कैंडिडेट को इन्होंने लड़ाया था अपने, तो वो नहीं जीत पाए, और उनकी जगह पे शफीक अंसारी जो एनडीए के अपना दल के टिकट पे लड़े थे, तो वो वहां से जीते। और रामपुर नगर में जिस तरीके से उपचुनाव में जीते हैं यहाँ पर जो आकाश सक्सेना, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया यहाँ पे प्रयोग किया था, उसके आपके सामने तमाम चर्चाएं आई, और वो जो आम चुनाव है उसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अब आम चुनाव में आजम खान साहब का क्या रोल होगा, समाजवादी पार्टी उनको कितना जो है वो उनको कितना कहना चाहिए मौका देगी उनको, तो ये सब निर्भर करेगा। क्योंकि आजम खान साहब का अखिलेश जी के मामलात में आप देखें तो पूरा उनका मान सम्मान अपने एक बड़े की हैसियत से करते हैं, और आजम खान के लिए हमेशा उनके बहुत अच्छे बोल होते हैं। लेकिन आजम खान को समाजवादी पार्टी की जरूरत लगातार बनी रहेगी, लेकिन खामोश, उनको बोलते हुए नहीं देखना चाहते। अगर बोलेंगे वो, तो वो बड़ी सरदर्दी मानी जाती है,
उनको उनका फोटो चाहिए, उनको बैनर पे लगाना है, पोस्टर्स पे लगाना है। और अगर वो जेल में रहते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए एक एसेट हैं, उनके लिए एफडी का काम करते हैं। लेकिन जब वो बाहर निकल के इंटरव्यू देते हैं, जब वो अपनी बात रखते हैं, जब वो कुछ सवाल खड़े करते हैं, तो उससे लगता है कि पार्टी असहज होती है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के करके कुछ ऐसा है कि जो रामपुर कभी समाजवादी पार्टी में ये कहलाता था कि ये केंद्र प्रशासित जिला है, और यहाँ पर ना तो मुख्यमंत्री की कोई दखलंदाजी होती है, ना नेताजी जब थे वो भी नहीं बोलते थे रामपुर के बारे में। खुद अखिलेश जी ने कभी रामपुर के मामलात में कभी इंटरफेरेंस नहीं की। ऐसा सब होने के बावजूद अचानक जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि एमपी के इलेक्शन में उनको साइडलाइन किया गया, और जो है वो अब सुरेंद्र सागर साहब के आने के बाद अच्छी खासी कमान पार्टी की जो है वो उनके हाथों में है, क्योंकि प्रदेश सचिव का पद एक बड़ा पद होता है। और ऐसे में जबकि जिलाध्यक्ष भी रामपुर में मौजूद ना हो, तो वो अपने आप में एक कहते हैं कि अंधेरे में चिराग की तरह चमक रहे हैं। और उनके जो कार्यकर्ता हैं गांव देहात के, वो आ रहे हैं काफी। उनका राजनीतिक बुनियाद एक फाइनल सवाल कि 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का बहुत जबरदस्त यहाँ पे पकड़ रही है। और अगर आजम खान साहब ने जिस तरीके से यहाँ पे काम किया, यहाँ की स्वार टांडा विधानसभा, यहाँ की जो चमरोबा विधानसभा जो आज भी समाजवादी पार्टी के पास है, नसीर अहमद खान वहाँ के एमएलए हैं, आजम खान साहब के बेहद करीब हैं। उस शहर की विधानसभा उनके पास रही। और जो मिलक बिलासपुर और एक शाहबाद की विधानसभाएं हैं, इनके ऊपर जबरदस्त टकराव रहता था। समाजवादी पार्टी काफी मजबूत रहा करती थी। तो ये 5 में से 3 तो समाजवादी पार्टी के पास, या 4 भी रह सकती हैं। लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं, उन समीकरणों में जिस तरीके से ये सुरेंद्र सागर साहब अगर आते हैं और कोई गुटबंदी नहीं होती है, तो वो वोटर जो कि बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए और समाजवादी पार्टी से दूरी बना के रखता था, उसके लिए आकर्षण बनेगा। क्योंकि देखिए, जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता होता है या आम जनता होती है, जातिगत आधार पर वो ये देखती है कि अगर हमारा कोई काम होगा, हमारा कोई मामला होगा, तो हम किसके पास जाएंगे, हमारी कौन सुनने वाला है। तो जब एक बड़ा पद प्रदेश का, प्रदेश सचिव का यहाँ पर एक मौजूद है समाजवादी पार्टी के बैनर पे रामपुर में, तो दलित समाज के लिए आकर्षण तो बनेगा ही। अब देखना ये होगा कि मुस्लिमों के पास ऑप्शन क्या है। जिस तरीके से पिछली चुनाव में अखिलेश जी ने अपनी रणनीति चेंज की है, मुसलमानों को उन्होंने अच्छा खासा आरोप लगे कि दरकिनार किया, स्टेज पे भी जगह कम से कम दी उनको। लेकिन वो जो भी रणनीति उनकी थी, उसके बावजूद उनको जबरदस्त वोट मिले, और कोई ऑप्शन मुस्लिमों के पास था नहीं। तो अब 2027 में क्या माहौल होगा, आखिर क्या समाजवादी पार्टी मेन राइवल के रूप में अपने को 2027 तक बनाए रखेगी, क्या कोई और पार्टी ऐसी होगी जो कि उसके वोटों को काटने के लिए कोई ज्यादा ओवैसी ओवैसी की आगे आ बात कर जाए। रहे हैं आप? जी जी असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं? जी, ओवैसी साहब ने देखिए पिछली बार भी काफी कोशिश की थी, लेकिन उनको कोई यहाँ उत्तर प्रदेश में कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन इस बार क्या रणनीति उनकी रहती है? कई लोग कह रहे हैं कि बहन मायावती जी के साथ में उनका अलायंस हो सकता है, या जो भी रणनीति होगी वो अ, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या 2027 के क्या नतीजे होंगे। चलिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग सिचुएशन, दिलचस्प स्थिति बनती हुई हमें नजर आ रही है। जरूर एक पूर्व बसपाई नेता, एक दलित चेहरे को
रामपुर में जो आजम खान का गढ़ माना जाता रहा, वहाँ एक अहमियत देकर, एक अहम पद देकर अखिलेश यादव ने सोशल इंजीनियरिंग एक करने की जो कोशिश की है, वो 2027 में क्या रंग ला सकती है, इसके बारे में तमकीन फयाज साहब ने हमें बारीकी से समझाया। आपका इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए तमकीन फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।